वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपने अभी तक के सारे आरक्यू डिस्कशन देखे। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर मैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वो है कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी में सेक्शन 10 और 10 सेक्शन 10(1) 10(2) और यहाँ पे 10(2)A जो है, आपने दो कंपोजिशन लेवी 10(1) की और 10(2)A की कंपोजिशन लेवी आपने रिवाइज कर लिया होगा। रिवाइज नहीं किया होगा तो फटाफट 2 मिनट में रिवाइज कर लेना। आर रिवीजन से ज़्यादा ज़्यादा आपको 45 मिनट्स लगेंगे, और फिर ये आर क्यू जरूर देख लेना है। और रिवाइज कर लिया ना, रिवाइज कर लिया होगा तो चलो आर क्यू देखते हैं। और ये डिस्कशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का आर क्यू डिस्कशन, कंपोजिशन लेवी। डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। आ गए? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन तो बहुत कुछ कहता है भाई। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, इजी लगा तो इजी इजी टाइप करना। ओके, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। जेन प्राइवेट लिमिटेड इज द डीलर इन गुड्स हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन नोएडा उत्तर प्रदेश। एक कंपनी थी जेन प्राइवेट लिमिटेड, गुड्स का डीलर था, और उसकी कंपनी उत्तर प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश में थी। एंड शॉप्स आर लोकेटेड इन नोएडा उत्तर प्रदेश एंड चेन्नई। ठीक है, ऑफिस नोएडा में था और उसकी शॉप उत्तर प्रदेश और चेन्नई तमिलनाडु में थी। डिटेल्स ऑफ वेरियस सप्लाईज बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स अंडरटेकन बाय देम ड्यूरिंग जून 2026 क्वार्टर आर गिवन बिलो। ठीक है, ऑल वैल्यूज given in table are inclusive of GST wherever applicable. GST जहाँ all values are given inclusive of GST, जो वैल्यू दी गई वो inclusive of GST दी गई है। wherever applicable, applicable IGST rate is 5%, CGST rate to SGST rate 2.5% each on inward and RCM supplies as well. ठीक है, ये टेबल दिया हुआ है। जब भी ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन होगा तो पहले नीचे का पढ़ लेना, बाद में टेबल पढ़ना। कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ज़ेन प्राइवेट लिमिटेड, आपको सिर्फ चुपचाप एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। ओके, आपको सिर्फ चुपचाप एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। ठीक है, और जून 2026 क्वार्टर ब्रीफली एंड सुटेबल नोट शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। भाई नोट्स आप जो लिखोगे रिमार्क में, ये आपके आंसर का पार्ट रहेगा, हम जरूर देखेंगे। ओके चलो एक एक देखते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर डेफिनेशन सामने रखो। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू चाइना फ्रॉम नोएडा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना, ओके नोएडा। अगर एक्सपोर्ट किया है तो क्या एक्सपोर्ट एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होता है? आप 1 और y टाइप कीजिए या 1 और n टाइप कीजिए। नो मतलब n, ओके 1 मतलब यस। क्या एक्सपोर्ट एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होता है? यस, ये एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होता है, ये ऐड होता है। चलिए, एक्सपोर्ट है मतलब जीरो रेट होगा, जीरो रेट होगा मतलब ओके इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं होगा। वो क्या कहते हैं कि वेरेवर अप्लीकेबल, जहां जहां अप्लीकेबल है वहां जीएसटी इंक्लूड समझो। जीरो रेट, ये जीरो रेट जो है वो जीरो रेट में जीएसटी लगा ही नहीं होगा, एक्सपोर्ट होगा। मतलब ये जो वैल्यू दी गई है, ये जो वैल्यू है ये ओके, हम यहाँ जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता है तो हम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी नहीं मानेंगे, हम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी नहीं मानेंगे। डन। ओके चलो, तो इसकी तो वैल्यू हम 20 लाख ही ले लेंगे, 20 लाख ही ले लेंगे। सेकेंड, उसके बाद में गुड सप्लाई टू SEZ लोकेटेड एट दिल्ली फ्रॉम नोएडा। SEZ भी जीरो रेट बोला जाता है। मैं आपको बता दूं, SEZ भी जीरो रेट बोला जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई करना। ओके, जीरो रेट में दो आते हैं, एक्सपोर्ट और दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आपने सप्लाई किया। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अगर आपने सप्लाई किया तो वो भी जीरो रेट माना जाता है। और वो जीरो रेट है मतलब उसके ऊपर जीएसटी लगा ही नहीं होगा, लगा ही नहीं होगा, पर वो आपके टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। तो ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी आपके ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपोर्ट होगा या ऑल टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेट सप्लाई, तो इसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। तो ये भी ऐड होगा, SEZ को सप्लाई करना। तीसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर फ्रॉम लोकेशन ऑफ जॉब वर्कर एट लखनऊ यूपी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क। यस, आपने जॉब वर्कर से सप्लाई कर दिया जॉब वर्क होने के बाद, ओके इंट्रास्टेट सप्लाई किया। तो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, ध्यान सुनना, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाई। और ये आपने सप्लाई किया डायरेक्टली, ठीक है आपने जॉब वर्क के प्लेस से किया होगा पर आपने सप्लाई किया इसको,
और ऑल टैक्सेबल सप्लाई है तो इस पे ओके ये टर्नओवर में आएगा। पर अब ध्यान रखें ओके ये जो है ये नॉर्मल सप्लाई है और नॉर्मल इंट्रास्टेट सप्लाई है। अगर नॉर्मल इंट्रास्टेट सप्लाई है तो इसमें वो कहते हैं वेरेवर अप्लीकेबल, जहां जहां अप्लीकेबल है आपके टर्नओवर लेते वक्त इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानो। तो अब यहाँ पे 2 लाख रुपए आपको जीएसटी इंक्लूड करके मानना पड़ेगा ओके क्योंकि यहाँ जीएसटी आता है। अगर जीएसटी आता है तो जीएसटी इंक्लूड करके मानना पड़ेगा। हाँ तो इसको जीएसटी इंक्लूड करके मानना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा, ये 2 लाख रुपए आपका अब इंक्लूड करके मानना पड़ेगा। तो इसमें जीएसटी हम जब टर्नओवर निकालते हैं तो टर्नओवर निकालते वक्त जीएसटी लेते नहीं है। तो फिर हम इसका जीएसटी ओके जीएसटी को कैसे एक्सक्लूड करें? तो 2 लाख इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है और रेट 5% है, रेट 5% है। तो आपको वैल्यू कैसे निकालनी पड़ेगी? वैल्यू इक्वल्स टू 2 लैक्स और ये 2 लैक्स इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है इसलिए डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100। ये फॉर्मूला समझा क्या? ये जो वैल्यू है ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है इसलिए डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100 जो भी अमाउंट आएगी वो आपकी वैल्यू आएगी। इसलिए अगर आप देखते हो तो मैं डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100 ये आपकी वैल्यू कंसीडर होगी। चलो डन। उसके बाद में सेल फ्रॉम चेन्नई शॉप इंटरस्टेट, वो इंट्रा हो या इंटर हो आपका टर्नओवर का पार्ट माना जाएगा। तो ऐसे केस में सेल है ये टर्नओवर में लिया जाएगा। चेन्नई शॉप से सेल किया ओके ख्याल रहे आपका शॉप उत्तर प्रदेश में हो या चेन्नई में हो, एग्रीगेट में दोनों शॉप का लिया जाएगा ओके। ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस लिया जाएगा तो ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस में ये भी ऐड होगा। तो ऐसे सिचुएशन में चेन्नई वाला भी ऐड होगा पर ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है इसलिए वैल्यू इक्वल्स टू यहाँ पे 11 लाख ओके 11 लाख डिवाइडेड बाय 105 इंटू यहाँ पे 100 ओके आपका वैल्यू आएगा। ये भी ऐड होगा। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेल्ड फ्रॉम एबीसी, एक मिनट, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड वर्ड है या अवेल्ड वर्ड है? अवेल मतलब आपने ली, एबीसी ट्रांसपोर्ट से सर्विस ली। अच्छा एबीसी ट्रांसपोर्ट से सर्विस ली तो ये रिवर्स चार्ज में आती है। जीटीए से आपने सर्विस ली और जीटीए से आपने सर्विस ली, ये आपका इनवर्ड है, ये इनवर्ड है तो ये आपके इसमें कंसीडर नहीं होगा। ये इनवर्ड सप्लाई है, टर्नओवर में कंसीडर नहीं होगा क्योंकि टर्नओवर लेते वक्त इनवर्ड सप्लाई आपको एक्सक्लूड करना पड़ता है। उसके बाद में कमीशन पेड पेड टू मिस्टर नागर सेल एग्जीक्यूटिव विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ। देखो कमीशन हमने दिया, कमीशन दिया मतलब हमने सर्विस ली। सुनना, हमने कमीशन दिया मतलब हमने सर्विस ली और अगर हमने सर्विस ली होगी, सुनिएगा, अगर हमने सर्विस ली होगी ओके तो ये भी इनवर्ट सप्लाई है और ये इनवर्ट सप्लाई इसलिए ये भी ऐड नहीं होगा ओके। कमीशन क्यों दिया होगा? क्योंकि हमने सर्विस ली होगी, सर्विस लिया तो इनवर्ट सप्लाई, ये ऐड नहीं होगा ओके। ओके ये समझा क्या? ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का मतलब ये टोटल 105 है, जीएसटी पकड़ के है तो 105 है तो 100 कितना, 100 कितना। तो यस प्रॉब्लम समझा क्या? यस बताओ फटाफट, प्रॉब्लम समझा क्या आपको? यस और नो? क्योंकि हमें जीएसटी दो चीजें ऐड नहीं करना है टर्नओवर में, जीएसटी होगा तो उसको एक्सक्लूड करना है और दूसरा इनवर्ट सप्लाई। ये नीचे के दोनों इनवर्ट सप्लाई है, दोनों इनवर्ट सप्लाई इसलिए वो ओके ऐड नहीं होंगे। ये समझा या नहीं समझा? प्लीज बताओ। ओके चलो सॉल्व करते हैं, लिखो, चलो मेरे साथ सॉल्व करो, रिमार्क के साथ सॉल्व करो मेरे साथ और क्लैरिटी आएगी। सॉल्व करो। कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, टाइटल दो, कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ज़ेन प्राइवेट लिमिटेड, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ज़ेन प्राइवेट लिमिटेड। ज़ेन प्राइवेट लिमिटेड, हमें सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर निकाल के देना है, टैक्स आएगा नहीं आएगा ये निकाल के नहीं देना है। एज पर डेफिनेशन एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? चलो लिखो, रियल नंबर पर्टिकुलर्स अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो अमाउंट यहाँ लोगे एक्सक्लूडिंग जीएसटी और रिमार्क या रीजन या एजम्पशन जो भी नाम डालना है ओके। तो रीजन और एजम्पशंस, एजम्पशंस कुछ हो गए तो यहाँ डाल दो और हम लिखेंगे, मैं सिंपल वर्ड में लिखवा के दे रहा हूँ आपको। चलो पहला, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू चाइना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू चाइना, वैल्यू
20 lakhs पूरा लो, लिखो, अब रीजन लिखो। एग्रीगेट टर्न और इंक्लूड्स, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा लिखो। एग्रीगेट टर्न और इंक्लूड्स एक्सपोर्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, and it is assumed that and it is assumed that this supply is made under zero rate. Assume that this supply is made under zero rate, that is without payment of tax. That is without payment of tax. Then दूसरा लिखो, गुड सप्लाइड टू SEZ, बस उतना ही लिखो, गुड सप्लाइड टू SEZ. SEZ लिखो, मैं जैसा बोल रहा हूं लिखना। एग्रीगेट टर्न और इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाई, aggregate turnover includes all taxable supply including SEZ, including SEZ, including SEZ, and it is assumed that supply to SEZ is made under zero rate, क्योंकि zero rate को दो एक्सपोर्ट और SEZ दोनों आता है। Supply made to SEZ is under zero rate, without payment of tax, without payment of tax. Then थर्ड लिखो, सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम जॉब वर्क प्लेस। शॉर्ट में ये भी एक कला होती है, सिंपल वर्ड में कैसे लिखना, पूरा लिखने में टाइम थोड़ी देंगे हम। सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम जॉब वर्क प्लेस ब्रैकेट में इंट्रा, डायरेक्टली फ्रॉम जॉब वर्क प्लेस ब्रैकेट में इंट्रा स्टेट। हाँ, अब वो इंट्रा स्टेट कैसे निकालना, तो पहले अमाउंट लिख लो, वो जीएसटी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा, तो अमाउंट लिख लो 19476, अमाउंट लिख लो 19476। कैसे आया 19476, नीचे ब्रैकेट में बताना, मार्क्स है इसको, ब्रैकेट में बताना, ब्रैकेट में लिखो 2 lakhs into 100 डिवाइडेड बाय 105। ये 105 कैसे आया, क्योंकि आपका टोटल टैक्स रेट 5% है, तो उसमें CGST और SGST 5% है, तो ये 2 लाख इंक्लूडिंग 5% है, तो वो 105 है, तो 100 कितना, वो 105 है तो 100 कितना, ठीक है। लिखो, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, ये टर्नओवर के लिए T/O भी वर्ड यूज कर सकते हो। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स all taxable supplies, and GST is excluded from the value, and GST is excluded from the value, अच्छा, चेन्नई शॉप का भी लेना पड़ेगा क्या, हाँ, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस है, चेन्नई शॉप का भी लेना पड़ेगा, तो लिखो सेल्स फ्रॉम चेन्नई शॉप ब्रैकेट में इंटरस्टेट, ये भी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, निकालो वहां पे अमाउंट, आप कैलकुलेटर लिखे निकालना, 1047,619 कैसे आया, 11 लाख इंटू 100, 11 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105,
डिवाइडेड बाय 105। देखो, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल टैक्सेबल सप्लाई कंप्यूटेड, ये वर्ड चाहिए मुझे, अंडरलाइन करना, कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, मतलब चेन्नई का होगा तो भी लिया जाएगा। कंप्यूटर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, फुल स्टॉप। फर्दर आईजीएसटी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेम। आंसर शीट में टी बाय ओ भी लिखा तो भी चलेगा। आईजीएसटी, क्यों आईजीएसटी, या फिर आईजीएसटी जीएसटी के लफड़े में मत पड़ो, जीएसटी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेम, क्योंकि यहां जीएसटी अप्लीकेबल होता है और यहां इंक्लूसिव मानो, उन्होंने कहा यहां इंक्लूसिव मानो, इसलिए जीएसटी एक्सक्लूड होगा। लोकल सेल्स एट नोएडा, आपकी लोकल सेल्स एज नोएडा इंट्रा स्टेट, इस पे भी जीएसटी आएगा, ले लो वो अमाउंट। लोकल सेल्स एट नोएडा वो ले लो, 25 lakhs into 100 डिवाइडेड बाय 105, तो 2380,952 आएगा। ये आप लिखो, नॉर्मल सेल है तो क्या लिखोगे आप लिखो, आप ट्राई करो, क्या लिखोगे? एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ओके, ये ऑल टैक्सेबल सप्लाई है तो उसमें ऐड होगा, एंड जीएसटी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेम। नेक्स्ट, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अवेल्ड, मतलब क्या, हमारी कौन सी कंपनी है? ज़ेन प्राइवेट लिमिटेड है, और हमने एबीसी ट्रांसपोर्ट से सर्विस ली, मतलब ज़ेन ने एबीसी से ट्रांसपोर्ट सर्विस खरीदी, ट्रांसपोर्ट सर्विस खरीदी, अवेल, तो ट्रांसपोर्ट मतलब जीटीए है, ओके, और ये रिवर चार्ज में होगी तभी नहीं आएगा, और नहीं भी होगी तभी नहीं आएगा, क्योंकि है इनवर्ड, फिर वो रिवर चार्ज में हो या ना हो, है तो इनवर्ड ना भाई, और ये इनवर्ड है तो इनवर्ड आपके टर्नओवर में नहीं आता है, आपके आउटवर्ड टर्नओवर में आता है, आपका आउटवर्ड टर्नओवर में आता है। ऐसे सिचुएशन में यहां पे आपका आउट, इसलिए वो रिवर चार्ज में हो या ना हो, ये है इनवर्ड सप्लाई, और परचेसेस आपके टर्नओवर में नहीं आएंगी। कमीशन पेड, आपने किसी की सर्विस ली जिसका कमीशन दिया, तो है आपका इनवर्ड सप्लाई, आपने पैसा दिया तो आप रिसिपिएंट है तो इनवर्ड सप्लाई, ओके। तो इन शॉर्ट मेरा ये कहना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आरसीएम वाला एक्सक्लूड होता है, कोई भी इनवर्ड सप्लाई इंक्लूड नहीं होगा, कॉमन सेंस है। क्यों कॉमन सेंस है? क्योंकि वो आपका टर्नओवर नहीं है, वो आपकी परचेसेस है। तो लिखो नील, लिखो, इनवर्ड सप्लाईज आर नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर, फिर उसके ऊपर आरसीएम हो या ना हो, इनवर्ड इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। और लास्ट वाला भी, कमीशन दिया आपने, क्यों दिया होगा कमीशन? क्योंकि सर्विस ली होगी। अब इतना कॉमन सेंस तो आपको लगाना पड़ेगा, कमीशन रिसीव्ड नहीं है, कमीशन पेड है, तो नील इनवर्ट, ये भी इनवर्ट सप्लाई है, नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेटर, नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। तो चलो एग्रीगेट टर्नओवर बंदे का निकालो, यानी आप इमेजिन करो, ये केस स्टडी ऐसी है कि ज़ेन आपका क्लाइंट है, आप सीए सीएम सीएस हो, और वो ज़ेन आपके पास आया है और बोल रहा है कि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर निकाल के दो, मुझे कुछ लॉ में अप्लाई करना है, तो आप इस तरह से उसका एग्रीगेट टर्नओवर निकाल के दे रहे हो और इसकी फीस ले रहे हो। डन? अच्छे से समझ में आया भाई, रिमार्क के साथ? हाँ मुझे बताओ, अगर कोई इसमें ऐसा होता, हाँ एक एक मैं, अगर होता ऐसा, कभी कभी ऐसा सोचना कि इसमें होता कि एग्जाम सप्लाई, एग्जाम या नील रेट सप्लाई, ओके, और एग्जाम और नील रेट सप्लाई 5 लाख रुपए, तो क्या करते आप इसका? ओके, एग्जाम या नील रेट सप्लाई होता तो आप इसका क्या करते? तो क्या एग्जाम और नील रेट सप्लाई भी टर्नओवर में ऐड होता है? हाँ, ओके, एग्जाम और नील रेट सप्लाई होता है तो फिर मैं वो ऐड कर देता, इसमें और ऐड कर देता, एग्जाम और नील रेट, और पूरा 5 लाख ऐड करता, क्योंकि एग्जाम है तो इसमें मैं जीएसटी अज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जाम पे जीएसटी लगता नहीं, नील रेट पे जीएसटी लगता नहीं, इसलिए 5 लाख पूरा ऐड कर देता, इंक्लूड होता। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बट ये इसमें जीएसटी को लेस नहीं करता क्योंकि एग्जाम है,
वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जहां जीएसटी लेवी होगी वहीं इंक्लूड मानो, जहां वेरेवर अप्लीकेबल, जहां लेवी होगी वहीं इंक्लूड मानो। इस पे लेवी होती नहीं है एग्जाम टोनियल पे, इसलिए पूरा 5 लाख ऐड कर देता। वेरी गुड, ओके, हो गया। इजी लगा, इजी लगा होगा भाई। ये क्वेश्चन आया तो लोगों ने कहा कि भाई इसमें लोगों ने मिस्टेक की बहुत सारी। ओके, लोगों ने मिस्टेक की, पर आपने मेरा क्लास किया है, आप मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। लोगों को बहुत टफ लगा ये जब क्वेश्चन आया था। चलो अब चलो क्वेश्चन यार में क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन यार में क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। अब ये क्या कहता है, देखो यहाँ पे, मिसेस यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, अ रजिस्टर्ड डीलर, इज सप्लाइंग ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स था, रजिस्टर्ड डीलर, और वो गुड्स का सप्लाई कर रहा था। ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। देयर एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ अप्लायंसेस वाज 120 lakhs। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो वो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा था उसका एग्रीगेट टर्नओवर 120 lakhs था। द फर्म आल्सो एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस ऑफ द अप्लायंसेस फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल ईयर। फर्म जो है करंट ईयर में रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करना चाहती है। विथ रेफरेंस टू CGST एक्ट, whether firm can offer composition scheme under section 10(1) for the current financial year as the turnover may include supply of goods or services। अब यहाँ पे क्या वो सेक्शन 10(1) में कंपोजिशन स्कीम करंट ईयर में ले सकता है क्या? वो तो सर्विस भी प्रोवाइड करना चाहता है, पर क्या वो ले सकता है क्या? दूसरा, इफ यस, कभी कभी क्वेश्चन में आंसर होता है, अप टू व्हाट अमाउंट सर्विस कैन बी सप्लाइड। ये जो है स्टडी मैट में और मॉक टेस्ट पेपर में आया क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। तो वो करंट ईयर में सर्विस देना चाहता है, क्या वो दे सकता है? यस, बिल्कुल दे सकता है, मार्जिनल लिमिट तक दे सकता है। और मार्जिनल लिमिट जो है उसके पिछले साल का टर्नओवर इन स्टेट 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब अगर उसकी एक ही ब्रांच है तो उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट 120 lakhs रहेगा। ओके, क्योंकि सिर्फ कर्नाटका में ही ब्रांच है, तो जो 120 lakhs, तो उसका 10% यानी 12 lakhs। 12 lakhs और 5 lakhs विच इज हायर, तो 12 lakhs तक वो यहाँ पे सर्विस दे सकता है। ओके, आंसर बहुत इजी है, आप कैलकुलेटर में तो 2 मिनट में निकाल लोगे, पर भाई साहब आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ओके, प्रेजेंटेशन मैं 3 वर्ड्स में, सिंपल वर्ड में कैसे करना चाहिए। ओके चलो देखो यहाँ पे, ये समझा क्या? अरे वेरी गुड। ये ऐसे प्रॉब्लम इजी लग रहे होगे तो भाई साहब ऐसे एग्जाम में आते हैं, ऐसे एग्जाम में आते हैं, बहुत इजी इजी प्रॉब्लम आते हैं, मार्क्स मत छोड़ना। ओके, कौन बच्चे ऐसे है कि सर पहली बार सीएल समझ में आ रहा है इतना? ओके, नहीं तो अभी तक समझा ही नहीं था। चलो ठीक है, लिखो यहाँ पे। देखो, एज पर सेक्शन 10(1), अब क्वेश्चन में दिया है तो ले लो ना, यूज कर लो 10(1). एज पर सेक्शन 10(1), रजिस्टर पर्सन कैन ऑप्ट, थोड़ा मैं सिंपल वर्ड में ले रहा हूं आपको, रजिस्टर पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम registered person can opt for composition scheme if aggregate turnover of preceding financial year does not exceeds 1.5 CR, रुपीज 1.5 CR। हाँ, अब इसकी, ये तो सिंपल हमारी टैग लाइन है, ये तो ऑलवेज टैग लाइन है 10(1) की। अब इसके आगे का लिखो तो अच्छी बात है, अदर देन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट बट इंक्लूडिंग आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। पर अब हमारा फोकस इस पे नहीं है, हमारा फोकस है ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए ये लाइन आपने कट भी कर दी तो चलेगा, लिखी तो अच्छी बात है, कट भी कर दी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इवेल्युएटर को दिख गया 1.5 CR, आपने पहला पॉइंट कवर कर लिया। ओके, दूसरा, हाँ, अब ये सेकंड पॉइंट भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, द स्कीम कैन बी अवेल्ड बाय सप्लायर मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ओके, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ये अभी आपने कट कर दिया तो भी चलेगा, मैं आपको सिखा रहा हूं
कि जस्ट मॉक टेस्ट पेपर के आंसर बड़े बड़े देखे तो सब पॉइंट्स लर्न करने, ऐसा नहीं होता है। हमको फोकस क्या करना है कि उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। हाँ, मुझे क्यों लिखना है पहला पॉइंट, क्योंकि उन्होंने दिया है एग्रीगेट टर्नओवर 120 लाख और मुझे ये लिखना, वो 120 लाख है, ये 150 लाख के नीचे है, मुझे ये लिखना पड़ेगा। ओके, इसलिए उसको सीएल मिलेगा, उसका लीगल प्रोविजन मैंने लिख दिया। ओके, वो दूसरा पॉइंट आपने नहीं भी कवर किया तो भी चलेगा। तीसरा पॉइंट मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल लिमिट वाला। ओके, तो अगर आपको सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 10(1) याद आया तो ठीक, नहीं याद आ रहा है सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 10(1) तो कैसे लिखे, लिखो इफ अ पर्सन, सेकंड पॉइंट लिखो, इफ अ पर्सन opting for composition scheme under section 10(1), opting for composition scheme under section 10(1), लिखते वक्त पूरा ध्यान, 10(1) may supply services, underline the word may supply services, ब्रैकेट में इन एडिशन टू रेस्टोरेंट सर्विस, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन टू रेस्टोरेंट सर्विस, ब्रैकेट कंप्लीट, मतलब रेस्टोरेंट सर्विस तो वो दे ही सकता है, इन एडिशन टू दैट, ब्रैकेट में इन एडिशन टू रेस्टोरेंट सर्विस, ब्रैकेट कंप्लीट, इन अ करंट फाइनेंशियल ईयर, इन अ करंट फाइनेंशियल ईयर up to following marginal limit, up to following marginal limit, लिखो A 10% of turnover in state, 10% of turnover in state of PFI, or rupees or B rupees 5 lakhs, नीचे रेड पेन से लिखना, whichever is higher, भाई अगर मैं इवैल्यूएटर हूं, तुमने पहला पॉइंट कवर कर लिया, मार्जिनल लिमिट वाला भी कवर कर लिया, दैट्स ऑल। ओके, आपने लीगल प्रोविजन में दोनों पॉइंट कवर कर लिए। डिस्कशन और कंक्लूजन आप लिखोगे, डिस्कशन वो तो मैं आपसे लिखवाऊंगा, ऑलवेज आपसे लिखवाऊंगा, उसके लिए तैयारी रहना। तो पॉज करके लिखो डिस्कशन और कंक्लूजन। डन 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 डन, वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात। नहीं, दो क्वेश्चंस के अलग अलग लिखना बेटा, कंबाइन करके नहीं लिख सकते, वो क्लियर आंसर में फर्स्ट का अलग आना चाहिए, दूसरे का अलग आना चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इन्यूमरेट द पर्सन, देखो, enumerate the person who are not eligible to opt for composition scheme under section 10(2), under section 10(2) of the CGST Act। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 10(2) एक्सप्लेन करो। ओके, कौन कौन सी कंडीशन है कि जहां सीएल नहीं मिलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, May 23 एग्जाम में और May 19 एग्जाम में आया था। ओके, एग्जाम में आया था, तो बताओ ओके, कौन कौन से केस में सीएल नहीं मिलता है, इफ यू एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस, ओके, एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस, और तुमने अनलेस इट इज अलाउड, मतलब तुमने अगर ही इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस जो दिया गया, अदर देन दोस रेफर्ड इन ओके शेड्यूल 2 यानी रेस्टोरेंट कैटरिंग, एक्सीडिंग द हायर वैल्यू ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और 5 lakhs विच इज हायर, मतलब अगर कोई इससे ज्यादा सर्विस दे रहा है, किससे ज्यादा सर्विस दे रहा है, मार्जिनल लिमिट से, तो वो सिचुएशन में उसको सीएल नहीं मिलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो इन सिंपल वर्ड में आपको कहना क्या चाहता हूँ, आप ऐसा भी लिख सकते हो, इफ ही इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस अनलेस अलाउड, दैट इज जैसे हमने बुक में लिखा। तो कभी कभी क्या होता है, बुक में जो मैंने लिखा वो ज्यादा सिंपल लग रहा है। ओके, दैट इज रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस अनलेस अलाउड, दैट इज रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस, मार्जिनल सप्लाई सर्विस दैट इज 10% और 5 lakhs। ओके, तो वो जो अलाउड है उससे ज्यादा आप सर्विस नहीं देनी चाहिए। दूसरा, नॉट लेविएबल टू टैक्स, ओके, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सिंपल वर्ड में, ही इज नॉट एंगेज इन
ओके, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तीसरा इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। चौथा ईसीओ सप्लाई थ्रू सेक्शन 52, मतलब आप ईसीओ सप्लाई कर रहे हो सर्विस का, गुड्स का नहीं है, सर्विस का ईसीओ सप्लाई कर रहे हो जो टीसीएस कलेक्ट करेगा। नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो गए तो ओके, अब इसमें जितना भी याद है उतना लिख लेना। नोटिफाइड गुड्स के आइसक्रीम, पान मसाला, एडिबल आइस, पूरा लिस्ट नहीं भी याद आया पर जितना याद आया उतना लिख लेना। और सीटीपी और एनआरटीपी, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। मैं इसमें अपना टाइम, मैं क्रिटिकल क्वेश्चन जिसमें प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है उसमें अपना टाइम दूंगा। ये क्वेश्चन आप करोगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, डन 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 डन। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। सुल्तान एंड सन्स, अ पार्टनरशिप फर्म इन नागपुर, महाराष्ट्र, इज होलसेलर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट। होलसेलर है हाँ, मतलब ट्रेडर है। होलसेलर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट पी एंड क्यू, टैक्सेबल प्रोडक्ट उसका पी है और क्यू एग्जम्प्ट है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बंदा महाराष्ट्र का है। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 130 lakhs। ठीक है, अंडरलाइन करते जाओ, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें छुपी होती है। द फर्म विशेस टू ऑफर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2)। वो 10(1) वाली कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं। However, its accountant is view that person engaged in making supply of exempt goods not eligible for said scheme. Discuss. Assume that Sultan and Sons is not engaged in the manufacture of notified goods. एक मिनट, उसका अकाउंटेंट कर रहा है नहीं नहीं आप एग्जाम गुड सप्लाई कर रहे हो इसलिए आपको सीएल नहीं मिलेगा। मुझे केयरफुली पढ़ के बताना, एग्जाम गुड्स पे रिस्ट्रिक्शन है या नॉन टैक्सेबल गुड्स पे रिस्ट्रिक्शन। एग्जाम गुड्स पे रिस्ट्रिक्शन होगा तो ई टाइप करो, नॉन टैक्सेबल गुड्स पे रिस्ट्रिक्शन होगा तो एन टाइप करो। ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो सकते हैं। एग्जाम गुड्स पे रिस्ट्रिक्शन है या नॉन टैक्सेबल गुड्स पे रिस्ट्रिक्शन। नॉन टैक्सेबल गुड्स या नोटिफाइड गुड्स पे रिस्ट्रिक्शन, वो नॉन टैक्सेबल गुड्स नहीं कर सकता, एग्जाम गुड्स कर सकता है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में ओके उसका अकाउंटेंट का व्यू टोटली गलत है, टोटली गलत है। ये पॉइंट समझा क्या? तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, हाँ, नॉन टैक्सेबल गुड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम गुड्स एंड नॉन टैक्सेबल गुड्स? भाई तुमने मेरा क्लास किया हुआ है। नॉन टैक्सेबल मतलब 6 गुड्स, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल। और एग्जाम गुड्स मतलब नील रेट वोनली एग्जाम, जो नॉन टैक्सेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ओके यहाँ पे एग्जाम गुड्स होगा तो हाँ, तो उसका जो गुड्स है वो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट है, वो नॉन टैक्सेबल नहीं है। तो चलिए यहाँ पे लिखना कैसे। हाँ, इसका प्रेजेंटेशन हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले एक लाइन में लिख दो कि भाई अकाउंटेंट ने जो व्यू लिया वो गलत है। क्यों गलत है? फिर 10(1) का हम प्रोविजन लिखेंगे, 10(2) की कंडीशन लिखेंगे और डिस्कशन और कंक्लूजन आपको लिखना पड़ेगा। चलो रेडी हो जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। रेडी हो जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। लिखो, कभी कभी ऐसा भी स्टार्ट करना चाहिए। लिखो, आंसर में लिखना। नहीं नहीं नहीं, अब आप कहोगे सर एग्जाम गुड्स इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल, मैं मानता हूँ एग्जाम गुड्स इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लियरली कहा एग्जाम बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब ये नॉन टैक्सेबल वाला नहीं है, ये ऐसा एग्जाम है जो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन है, बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे क्लियर कट कहा है कि ये एग्जाम्शन तो दिया है बट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन है, मतलब ये नॉर्मल एग्जाम है, ये नॉन टैक्सेबल नहीं है। समझा क्या बेटा? ठीक है, चलो लिखो। इन गिवन केस द व्यू टेकन बाय द अकाउंटेंट, व्यू टेकन बाय द अकाउंटेंट is not correct in law, is not correct in law। हाँ, देखो लीगल प्रोविजन, राइट डाउन लीगल प्रोविजन एज पर सेक्शन 10(1), under as per section 10(1), registered person can opt for composition scheme
registered person can opt for composition scheme if aggregate turnover of preceding financial year, if aggregate turnover of preceding financial year does not exceeds rupees 1.5 crore, 1.5 crore. सेकंड लिखो, सेकंड लिखो. As per, one of the condition under section 10(2), one of the condition under section 10(2) is that such registered person, लिखते हो पूरा ध्यान, इतना ध्यान दो कि अभी स्टडी होनी चाहिए, अभी लर्न हो जाना चाहिए. Such registered person is not engaged in making any supply which are not leviable to tax. Underline the word, not leviable to tax. Point number 3 लिखो. Point number 3 लिखो. Thus we can say that, point number 3, thus we can say that exhumed supply by notification is allowed. Exhumed supply by notification is allowed under composition scheme. ये अंडरलाइन करना लाइन. Exhumed supply by notification is allowed under composition scheme. मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जब तक क्वेश्चन में ये क्लियर ना हो कि नॉट लेविएबल टू टैक्स, तब तक आपको सीएल मिलेगा. ठीक है. डिस्कशन एंड कंक्लूजन. चलो ये आप लिखो, पॉज करके फटाफट आप लिखो. डिस्कशन और कंक्लूजन पॉज करके आप लिखो. डन. किसने अपने ओन वर्ड्स में लिखा बिना देखे 1 टाइप करो, और किसने अपने पढ़ के ओन वर्ड्स में लिखा 2 टाइप करो. दोनों भी सही है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो चलो चलो, डन 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 डन. ये क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन नंबर 16 में आओ, क्वेश्चनर में. ठीक है, 16 में. और मैं आपको एक बात कह दूं कि ये जो है, जब आप थ्रेशोल्ड ले रहे हैं तब की बात है. अगर आप थ्रेशोल्ड नहीं ले रहे हैं तो फिर तो सीधा सीधा है. थ्रेशोल्ड ले रहे हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा, और यहाँ पे अगर आप टर्नओवर इंस्टेंट निकाल रहे हो तो एक्सक्लूड होगा. चलो एक क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे चंचल स्टार्टेड, क्वेश्चन नंबर 16 में. हाँ, चंचल स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, एंड इनॉग्रेटेड केयर एंड ब्यूटी सेंटर. ठीक है, इन जनकपुरी ऑन 1 अप्रैल. 1 अप्रैल को इनॉग्रेशन है, मतलब ये पहला साल है, 20XX. शी ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर 10(2)A स्कीम. अब पहला साल है तो पिछले साल का जीरो ही होगा, जीरो होगा तो 10(2)A स्कीम लेना चाहती है. तो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ केयर ब्यूटी सेंटर फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30th June वॉज 20 lakhs. 30 जून तक 20 lakhs का टर्नओवर था. फर्दर फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30th September द टर्नओवर रीच टू 50 lakhs. 30 सितंबर तक 50 lakhs जा चुका. Care and Care Beauty Center recorded a rapid growth and turnover reached to 70 lakhs in the end of October 20XX. Determine total tax liability of Care and Care Beauty Center by the end of October. अब ध्यान सुनिएगा, अगर ये पहला साल है तो उसको 20 लाख का थ्रेशोल्ड मिलेगा. और भाई साहब वो थ्रेशोल्ड लेगा ही. जो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं वो थ्रेशोल्ड क्यों नहीं लेगा? इसलिए ओके, पहले 20 लाख तक उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, उसको थ्रेशोल्ड मिल जाएगा, यानी 30 जून तक उसका टैक्स नहीं लाएगा. पॉइंट नंबर 2, उसके ऊपर जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे 50 लाख का तो 20 गया, तो सॉरी एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो ये थ्रेशोल्ड 20 प्लस एक्स्ट्रा जो बचा
वो 30, मतलब उसका टर्नओवर रीच टू 50 हुआ, मतलब उसका 30 सितंबर तक एग्रीगेट टर्नओवर 50 हो गया। एग्रीगेट टर्नओवर अगर 30 सितंबर तक 50 हो गया इंक्लूडिंग दिस 20, तो उसका सीएल विड्रॉ हो जाएगा 30 सितंबर को, और 30 सितंबर को सीएल विड्रॉ होने के बाद वो नॉर्मल स्कीम में आ जाएगा। चलो, तो एग्रीगेट टर्नओवर लेते वक्त पहला 20 और रीच टू 50, मतलब यहां उसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 खत्म हो गया। जैसे ही उसका करंट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 50 खत्म हो जाता है 30 सितंबर को सीएल विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन जब वो टैक्स पे करेगा तो टैक्स टर्नओवर इन स्टेट पे देगा, और टर्नओवर इन स्टेट निकालते वक्त ओके वो टैक्स ये 20 को एक्सक्लूड करके, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड वाला 20 है उसको एक्सक्लूड करके बचे हुए 30 पे ही, और बचे हुए 30 पे वो टैक्स देगा। ओके, टैक्स देगा सीएल में। अब 30 सितंबर को जैसे सीएल विड्रॉ हो जाता है तो अब उसका टर्नओवर यहां पे अक्टूबर में रीच टू 70 हुआ। रीच टू 70 मतलब 20 लाख से बढ़ गया, 20 लाख से बढ़ गया तो नॉर्मल स्कीम में आएगा। ओके, वो नॉर्मल स्कीम में आएगा। दूसरा क्वेश्चन, केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर विशेस टू ऑफर कंपोजिशन स्कीम फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सीएल लेना चाहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस इट वेदर इट कैन डू सो। रेट ऑफ जीएसटी, नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी 18%। सीएल का वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि सीएल 6% आपको याद होना चाहिए। सीए इंटर आरटीपी 20 में, आरटीपी 21 में, मतलब एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है, एलडीआर में रखना। एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है, एलडीआर में रखना। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा कैसे? अब मैं ये लिखूंगा, सबसे पहले तो ये 2A की स्कीम, मतलब ही एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस, इसलिए वो 10(1) में एलिजिबल नहीं है, इसलिए वो 10(1) में एलिजिबल नहीं है, इसलिए वो 10(2A) की स्कीम लेगा। तो 10(2A) की स्कीम, उसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से नीचे होगा तो 10(2A) की स्कीम मिलेगी। और यहाँ करंट केस में उसका एग्रीगेट टर्नओवर 0 है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसको 10(2A) की स्कीम मिलेगी। तीसरा तीसरा मैं लिखूंगा कि ओके 50, उसके बाद में ये लिखूंगा कि एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त उसका जो थ्रेशोल्ड में टर्नओवर है वो कंसीडर होगा, बट टर्नओवर इन स्टेट निकालते वक्त, टर्नओवर इन स्टेट निकालते वक्त जो टर्नओवर उसका थ्रेशोल्ड में हुआ वो एक्सक्लूड होगा। चलो, इसको सिंपल वर्ड में मैं लिख के देता हूं और फिर हम कंपटीशन करेंगे। चलो लिखो, लीगल प्रोविजन। लिखो लीगल प्रोविजन। लिखो, a registered person who is exclusively, a registered person who is exclusively engaged in providing services other than restaurant services, exclusively engage in providing services other than restaurant services, then he is not eligible for composition scheme under section 10(1). He is not eligible for composition scheme under section 10(1). Full stop. Full stop. So in given case, Chanchal exclusively engage in beauty and grooming services. Exclusively engage in beauty and grooming services. Hence, not eligible under section 10(1). Not eligible under section 10(1). देखो, next. Second, as per section 10(2)(a), capital A, if a registered person is not eligible to opt for composition scheme, under section 10(1), and his, देखो लिखने का तरीका, not eligible to opt under section 10(1), and his aggregate turnover in PFY
Aggregate turnover in PFY does not exceeds 50 lakhs. Does not exceeds rupees 50 lakhs. Then such person can opt for composition scheme. Then such person can opt for composition scheme under section 10(2)(a). In given case, full stop. In given case, it is a first year of business. It is a first year of business. Started from 1st April 20XX. 1st April 20XX. Hence eligible for composition scheme. Hence eligible for composition scheme under section 10(2)(a). Next लिखो. Third point. Registered person liable to pay GST at the rate 6%. ब्रैकेट में ऐसा लिखना. Liable to pay GST at the rate 6%. ब्रैकेट में लिखना. CGST 3% and SGST 3%. 6% of turnover in state. ये परसेंट किसका? अंडरलाइन करो. टर्नओवर इन स्टेट. Turnover in state up to aggregate turnover of rupees 50 lakhs. Up to aggregate turnover of rupees 50 lakhs in current financial year. In current financial year. And thereafter, normal tax is payable. Normal tax is payable. And last note, देखो. While calculating the turnover in state, it shall not includes simple word में लिख रहा हूं मैं. It shall not include the turnover made under threshold. Turnover made under threshold. या आप ऐसा भी लिख सकते हो. 1st April of financial year up to the date when he become liable for registration. The complicated क्यों? Made under threshold. आई क्या बात समझ में भाई साहब? कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है तो CC टाइप करो फटाफट. अब आ जाओ. टेबल. Computation of total tax liability. Computation of total tax liability of Care and Care Beauty Center. इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करना. Care and Care Beauty Center by the end of October 20XX. By the end of October 20XX. हाँ, अब हमें क्वार्टर वाइज चलना है, इसलिए टेबल का स्ट्रक्चर देखो. पीरियड कितना, उसके बाद में यहाँ पे टैक्स रेट की जगह पर्टिकुलर डाल दो. पीरियड, पर्टिकुलर्स, टर्नओवर एंड टैक्स लायबिलिटी इन रुपीज. टर्नओवर एंड टैक्स लायबिलिटी इन रुपीज. अब मैं जैसा जैसा बोलूंगा वैसा लिखना. पहला लिखो Q1. देखो, since aggregate turnover did not exceeds 20 lakhs,
डिड नॉट एक्सिड्स 20 lakhs पर्टिकुलर में, हेंस नो नीड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन, नो नीड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन याद आए तो ठीक, नहीं तो इतना भी लिखा तो चलेगा। नो नीड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन, हेंस नो टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड, हेंस नो टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड। देखो टर्न और 20 lakhs और टैक्स लाइबिलिटी नील, नो टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड, टर्न और 20 lakhs, टैक्स लाइबिलिटी नील। दूसरा लिखो क्वार्टर टू, क्वार्टर टू में ऐसा लिखना पहले, टर्न और रिचेस टू, टर्न और रिचेस टू, सॉरी टर्न और नहीं, एग्रीगेट टर्न और, AGG टर्न और कर दो, रिचेस टू 50 lakhs, रिचेस टू 50 lakhs, 50 lakhs, and GST is payable at the rate, GST is payable at the rate, ब्रैकेट में CG at the rate 6%, at the rate 6%, ब्रैकेट में CGST 3%, and SGST 3%, SGST 3% on excess 30 lakhs, on excess 30 lakhs. YouTube पे सही चल रहा है? YouTube पे सही चल रहा है क्या? Just a minute, just a minute. पता नहीं आज बहुत प्रॉब्लम जा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम जा रहे हैं। ठीक है, चलो यहां आ जाओ। फिर से मैं क्वार्टर टू का रिपीट करता हूं, फिर से मैं क्वार्टर टू का रिपीट करता हूं, क्वार्टर टू का लिखो फिर से, क्या बोला था मैंने? ठीक है लिखो, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है फिर से लिखो, एग्रीगेट टर्नओवर रिचेस टू 50 lakhs, aggregate turnover reaches to 50 lakhs, aggregate turnover reaches to 50 lakhs, where GST is payable at the rate 6%, where GST is payable at the rate 6%, bracket में CGST 3%, SGST 3%, CGST 3%, SGST 3%, on excess 30 lakhs, on excess 30 lakhs. वन का तो यही है बेटा, वन का तो यही लिख लो, ये सेकंड का ऑन एक्सेस 30 lakhs। तो यहाँ पे 30 lakhs टर्नओवर कहाँ से आया? तो ब्रैकेट में 50 माइनस 20, ये 30 lakhs का 6% निकालो, ये 30 lakhs का 6% निकालो, दैट इज 1,80,000। और फिर अक्टूबर का लिखो, अक्टूबर का लिखो, नॉर्मल रेट ऑफ GST 18% टू बी अप्लाइड, नॉर्मल रेट ऑफ GST 18% टू बी अप्लाइड। तो ऊपर का जो 20 lakhs है, तो 70 माइनस 50, तो 20 का 18% आपका नॉर्मल रेट ऑफ GST आएगा। नॉर्मल रेट ऑफ GST आएगा। ठीक है, चलो टोटल टैक्स पेबल निकाल लो, चलो टोटल टैक्स पेबल निकालो। ठीक है, अब मैं आपको ये कह दूं कि ये जो टोटल टैक्स पेबल है ये आपने निकाल लिया। अब उसने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि बी,
केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर विशेष टू ऑफर कंपोजिशन स्कीम फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि 70 लाख हो गया उसका, तो अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा। तो बी का आंसर लिखो नो, बी का आंसर लिखो नो। केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर कैनॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, cannot opt for composition scheme under section 10 to A, under section 10 to A for the next financial year, as aggregate turnover of current financial year, as aggregate turnover of current financial year exceeds 50 lakhs, exceeds 50 lakhs, done। प्रॉब्लम इजी लगा, मजा आया? मजा आएगा तो फटाफट MZ टाइप करो, मजा आया तो फटाफट MZ टाइप करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। अब ये क्या कहता है देखो, ये कहता है देखो, मिस्टर जैद रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश। भाई साहब कोई बता सकता है हिमाचल प्रदेश को कितना टर्नओवर है? इज एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज। भाई साहब वो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है ऑफ द एपेरल्स। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर जैद इन द फाइनेंशियल ईयर 20XX-YY इज 70 lakhs, ठीक है 70 lakhs है। He opted for composition levy in the year YYZZ and paid the tax in quarter ending June 20 under the composition levy। भाई वो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, 75 lakhs नहीं, हिमाचल प्रदेश को 150 अप्लीकेबल है, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर को 150 अप्लीकेबल है, पर वो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है। ओके और वो कंपोजिशन स्कीम ले रहा है। प्रॉपर ऑफिसर लेविड द पेनल्टी ऑन मिस्टर जैद इन एडिशन टू टैक्स पेएबल बाय हिम। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एक्शन टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर। ऑफिसर ने पेनल्टी लगा दी कि भाई तू कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकता, तेरा इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई है। ओके तो ऐसे सिचुएशन में तुझे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। तो चलिए अब यहाँ पे इसका प्रेजेंटेशन में देता हूँ। देखो सबसे पहले जब जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में हो कि वेदर एक्शन टेकन बाय डिपार्टमेंट इज करेक्ट या वेदर अकाउंटेंट ओपिनियन इज करेक्ट और नॉट, तो पहली लाइन लिख के मार्क्स कमा लेना। पहली लाइन क्या लिखना, चलो आंसर लिखो इसका, आंसर लिखो इसका, लिखो पहली लाइन। द एक्शन टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर, या उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी? यस बिल्कुल लगेगी। देखो एक्शन टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर इज वैलिड इन लॉ, इज वैलिड इन लॉ। अब लिखो लीगल प्रोविजन, अब लिखो लीगल प्रोविजन। अब लीगल प्रोविजन में मैंने क्या लिखना चाहिए? पहले तो मैंने ये लिखना चाहिए कि उसका एग्रीगेट टर्न 1.5 करोड़ के नीचे होगा तो उसको CL मिलेगा, लेकिन वन ऑफ द कंडीशन है कि वो इंटरस्टेट सप्लाई करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं करना चाहिए एज पर 10(2). ओके और एक प्रोविजन है कि अगर उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है एंड ही ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, देन ही इज लायबल टू पे टैक्स, नॉर्मल टैक्स एज वेल एज पेनल्टी, उसके ऊपर पेनल्टी भी आएगी। ओके ये 3 लाइंस मेरे क्लियर कट आनी चाहिए, ठीक है। चलो लिखो यहाँ पे, डायरेक्ट मत लिखना कि इसका देखो आपको आंसर प्रेजेंट करते आना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट लिख देगा कि नो बिकॉज ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, ही इज लायबल फॉर पेनल्टी, सो इन गिवन केस ही इज लायबल फॉर पेनल्टी, ये क्या लिखा आपने? पहले लॉ क्या कहता है ये लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा कैसे लिखना, और एक लाइन में आंसर याद आ रहा है कि पेनल्टी सही है तो 2-3 लाइन में खत्म कर देते हैं। नहीं बेटा, लिखने का एक तरीका होता है। चलो लीगल प्रोविजन लिखो यहाँ पे, लिखो as per section 10(1), as per section 10(1), रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑफ फॉर कंपोजिशन। ये तो स्टैंप है बिल्कुल, ये तो स्टैंप है बिल्कुल। रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑफ फॉर कंपोजिशन स्कीम if aggregate turnover, if aggregate turnover of preceding financial year aggregate turnover of preceding financial year does not exceeds 1.5 CR,
डज नॉट एक्सीड्स 1.5 CR। हाँ, अब ये लाइन का इंपॉर्टेंट बहुत है, डज नॉट एक्सीड्स 1.5 CR। अब रुक जाना है, फुल स्टॉप। सेकेंड लाइन ऐसे लिखो, सेकेंड लाइन ऐसे लिखो, इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, सेकेंड लाइन ऐसे लिखो, इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट the applicable limit is 75 lakhs. In case of special category of state, applicable limit is 75 lakhs other than Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. Other than Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. Full stop. Thus for Himachal Pradesh, a limit of 1.5 CR is applicable. A limit of 1.5 CR is applicable. ये समझा क्या आपको? चलिए अब दूसरा समझ लो, आपको 10(2) याद नहीं आ रहा है, उसका क्लॉज भी याद नहीं आ रहा है, तो लिखो यहाँ पे, उसका क्लॉज भी याद नहीं आ रहा है, समझ लो, लिखो यहाँ पे, एज पर वन ऑफ द कंडीशन फॉर CL, one of the condition for CL is that registered person is not engaged. Registered person is not engaged. Registered person is not engaged in making interstate outward supply. Underline this word, in making interstate outward supplies. Interstate outward supplies. Of goods or services. Goods or services. Next, लिखो. If a taxable person has paid the tax in composition scheme, if a taxable person, ये लाइन बहुत याद रखना, if a taxable person has paid the tax under composition scheme, even though not eligible for such scheme, then he is liable to pay penalty. In addition to tax payable under normal scheme. मतलब normal scheme में tax देना ही पड़ेगा. Then he is liable to pay penalty. Underline, liable to pay penalty. In addition to tax payable under normal scheme. यानी नॉर्मल स्कीम का तो टैक्स देना ही पड़ेगा, प्लस पेनल्टी भी देनी पड़ेगी. हाँ, चलो डिस्कशन और कंक्लूजन आप ट्राई करो पॉज करके, और नीचे जो ऑथर नोट होगा वो मैं बताऊंगा आपको. डन बेटा, वेरी गुड. हाँ, अब एक एजम्पशन नीचे लिखो. क्या एजम्पशन हम लिख रहे हैं? लिखो एक एजम्पशन नीचे. एजम्पशन हम ये लिख रहे हैं कि भाई वो करंट ईयर में भी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई में एंगेज है, तो उसकी CL विड्रॉ होगा. प्रीवियस ईयर में तो अलाउड है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि ही इज आल्सो एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज इन करंट फाइनेंशियल ईयर, तो उसको CL नहीं मिलेगा. लिखो एजम्पशन. वी एज्यूम दैट एजम्पशन लिखो. वी एज्यूम दैट मिस्टर जैद is engaged in interstate outward supply,
इन करंट फाइनेंशियल ईयर, इन करंट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर होता तो हम उसकी सीएल नहीं विड्रॉ करते। हम ये केस स्टडी से ये समझ रहे हैं कि करंट ईयर में भी उसका इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई है, इसलिए उसकी सीएल विड्रॉ कर ली जाएगी, उसकी सीएल विड्रॉ कर ली जाएगी। डन। चलिए दोस्तों, क्या हमने ये कॉन्सेप्ट देखा, के ऊपर पेनल्टी भी लगती है, ये भी हमने देखा। भाई साहब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फाइनल में पूछा, लेकिन मैंने इंटर में ले लिया, आ गया तो कैसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। चलिए डन 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 डन, ठीक है।